उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी, वैसी खामोशी जो शोर से ज्यादा डरावनी होती है। मनीषा अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी, लेकिन सुई बार बार कपड़े से फिसल रही थी। उसका मन कहीं और था। आज पहली बार उसे लगा कि लड़ाई सिर्फ विभा देवी से नहीं है, बल्कि उस सोच से है जो सालों से इस घर में जमी हुई है। दूसरी ओर विभा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने अलमारी खुली थी, बहुत पुराने कागज, पीले पड़ चुके फोटो और एक फटा हुआ डायरी का पन्ना। वह डायरी जिसे उन्होंने बरसों पहले खुद से भी छुपा दिया था। उन्होंने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक जवान लड़की थी, सरल चेहरा, डरी हुई आंखें। वही लड़की कभी विभा थी, सास नहीं, बहू। उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्हें याद आया वह दिन जब वह इस घर में पहली बार आई थी। कैसे उनकी सास ने हर खर्च पर रोक लगाई थी, कैसे उन्हें नए कपड़ों के लिए तरसना पड़ा था, कैसे बीमार होने पर कहा गया था औरत का काम सहना होता है। उस वक्त उन्होंने कसम खाई थी, मैं कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। लेकिन वक्त के साथ वह कसम बदल गई। निर्भर न रहने की चाह दूसरों को निर्भर रखने की आदत बन गई। अगली सुबह मनीषा जल्दी उठ गई। आज उसका बड़ा ऑर्डर पूरा होना था, लेकिन जैसे ही वह रसोई में गई, उसे एहसास हुआ कि गैस सिलेंडर लगभग खाली है। वह संजय की तरफ देखने ही वाली थी कि विभा देवी की आवाज आई, आज नया सिलेंडर नहीं आएगा। मनीषा ठिठक गई, मान जी, आज काम बहुत जरूरी है। जरूरी? विभा देवी ने ताना मारा, तुम्हारा काम जरूरी है, घर नहीं। संजय कुछ कहने वाला था, लेकिन मनीषा ने इशारे से रोक दिया। यही थी सबसे बड़ी परीक्षा। अगर वह आज टूट जाती तो सब बेकार हो जाता। उसने बिना कुछ कहे चूल्हा बंद किया और बाहर निकल गई। पड़ोस से मदद ली, छोटे छोटे रास्ते जो बड़े सपनों की ओर जाते हैं। शाम को जब ऑर्डर पूरा हुआ और ग्राहक ने तारीफ के साथ पैसे दिए, तो मनीषा की आंखें भर आईं। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसकी मेहनत की मुहर थी। घर लौटकर उसने पहली बार वह पैसे विभा देवी के सामने रखे। मान जी, ये घर के खर्च के लिए। विभा देवी ने पैसे नहीं उठाए, वे बस मनीषा को देखती रहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो? उनकी आवाज में पहली बार सख्ती नहीं, थकान थी। मनीषा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं इस घर को अपना मानती हूँ और अपने घर के लिए लड़ना पड़ता है। यह जवाब विभा देवी के दिल में कहीं गहरा उतर गया। रात को अचानक विभा देवी की तबीयत बिगड़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर बुलाने की बात आए तो विभा देवी ने कमजोर आवाज में कहा, पैसे बर्बाद मत करना। मनीषा ने पहली बार सख्ती दिखाई, आज पैसे नहीं, इंसानियत जरूरी है। डॉक्टर आया, दवाइयां दी गईं, संजय ने राहत की सांस ली। उस रात मनीषा ही विभा देवी के पास बैठी रही, पानी पिलाया, दवा दी, बिना शिकायत, बिना ताने। आधी रात को विभा देवी की आंख खुली। उन्होंने मनीषा को पास बैठे देखा। तुम? उनकी आवाज भर्रा गई। आप आराम कीजिए, मनीषा ने कहा। विभा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों बाद मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, उन्होंने टूटे स्वर में कहा, लेकिन मैंने अपने दर्द को जहर बना लिया। मनीषा चुप रही। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। सुबह होते होते घर का माहौल बदल चुका था। संजय ने मां को नाश्ता दिया। मनीषा ने बिना डर के रसोई संभाली। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई माफी का नाटक नहीं हुआ, बस रिश्तों में एक दरार भरने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अतीत सिर्फ याद बनकर नहीं आता, वह आखिरी इम्तिहान भी लेता है। सुबह की धूप उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे घर की दीवारों से टकराकर वह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि बदलाव भी लेकर आए हो। विभा देवी देर से उठी। शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन में उससे भी ज्यादा थकान। बरसों से जो बोझ उन्होंने अपने भीतर ढो रखा था, वह अब असहनीय हो चुका था। कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, मनीषा रसोई में चाय बना रही थी। न कोई डर, न कोई जल्दबाजी, बस शांति। विभा देवी को अचानक एहसास हुआ कि यही शांति उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों से छीनी थी। वे धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गईं। मनीषा ने बिना कुछ कहे उनके सामने चाय रख दी। न ताना, न शिकायत। तुम्हें डर नहीं लगता? विभा देवी ने अचानक पूछा। मनीषा ने चाय की भाप को देखते हुए कहा, डर लगता है मां जी, लेकिन डर के साथ जीना भी सीख लिया है। यह जवाब किसी तीर की तरह विभा देवी के दिल में लगा, क्योंकि उन्होंने डर को कभी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसे दूसरों पर थोप दिया। संजय ऑफिस चला गया था। घर में पहली बार सास और बहू अकेली थी, बिना किसी दीवार के। विभा देवी ने गहरी सांस ली।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे बचाने में निकाल दी, उन्होंने कहा। पर आज समझ आ रहा है, मैंने रिश्ते खो दिए। मनीषा चुप रही। वह जानती थी, ये वक्त बोलने का नहीं, सुनने का है। विभा देवी बोलती रही, कैसे उन्हें अपनी सास से कभी अपनापन नहीं मिला, कैसे उन्होंने ठान लिया था कि वे कमजोर नहीं बनेंगी, और कैसे उसी ठान ने उन्हें कठोर बना दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे डरकर जियो। उनकी आंखें नम थीं, पर मैंने तुम्हें वही दिया जो मुझे मिला। मनीषा की आंखें भी भर आईं। दर्द बांटने से कम होता है मान जी, उसने धीरे से कहा, उसे आगे बढ़ाने से नहीं। ये वाक्य विभा देवी के लिए सबसे बड़ा आईना था। उसी दिन शाम को एक और इम्तिहान आया। मनीषा को शहर से बाहर एक बड़ा काम मिला था, स्थायी काम, अच्छी कमाई, पर इसका मतलब था घर से कुछ दूरी। संजय उलझन में था। वह मनीषा की तरक्की भी चाहता था और माँ को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। रात के खाने पर चुप्पी थी, लेकिन ये चुप्पी अब डर की नहीं थी, ये फैसले की थी। विभा देवी ने थाली रखी और कहा, अगर मनीषा जाना चाहती है तो उसे जाना चाहिए। संजय और मनीषा दोनों चौंक गए। माँ, संजय की आवाज कांप गई। मैंने तुम्हें बांध कर रखा, विभा देवी ने कहा। अब मैं तुम्हारी उड़ान नहीं रोकूंगी। ये वही औरत थी जो कभी 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचती थी। आज वह अपने डर को खर्च कर रही थी। मनीषा की आंखों से आंसू बह निकले। वह उठकर विभा देवी के पास गई और पहली बार उनके पैर छुए। डर से नहीं, सम्मान से। आपने मुझे बेटी जैसा महसूस कराया, उसने कहा। विभा देवी ने उसका सिर सहलाया। ये स्पर्श सालों की दूरी मिटा रहा था। अगले कुछ दिन बदलाव से भरे थे। घर में अब हिसाब था, लेकिन इंसानियत से। बिजली जलती थी, लेकिन अंधेरा नहीं था। रसोई में अब स्वाद था, सिर्फ किफायत नहीं। विभा देवी ने अलमारी खोली, पुरानी डायरी निकाली, उसे बंद किया। हमेशा के लिए अब नए पन्ने लिखने हैं, उन्होंने खुद से कहा। मनीषा ने शहर जाने की तैयारी शुरू की। डर था, लेकिन भरोसा उससे बड़ा था। जाने से पहले वह विभा देवी के पास बैठी। मां जी, मैं दूर रहूंगी पर साथ रहूंगी, विभा देवी ने मुस्कुरा कर कहा। साथ दिल से रहा जाता है, दूरी से नहीं। यह मुस्कान नकली नहीं थी, ये बरसों बाद आई सच्ची मुस्कान थी। मनीषा के जाने का दिन आ गया था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे मौसम भी विदाई के लिए तैयार हो। कमरे में सूटकेस खुला पड़ा था, लेकिन मनीषा का मन उससे कहीं ज्यादा खुला हुआ था, डर और उम्मीद दोनों के लिए। विभा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखें हर हरकत को देख रही थी, जैसे वे हर पल को अपने भीतर सहेज लेना चाहती हों। कभी वे यही औरत थी जो बहू के बाहर जाने के नाम से ही सिहर उठती थी। आज वही औरत खुद को समझा रही थी, ये जाना छोड़ना नहीं है। संजय स्टेशन तक छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों खामोश रहे, लेकिन ये खामोशी भारी नहीं थी, ये भरोसे की थी। खुद का ख्याल रखना, संजय ने कहा। आप माँ का, मनीषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ट्रेन चली गई। मनीषा खिड़की से बाहर देखती रही जब तक प्लेटफॉर्म धुंधला न हो गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल मजबूत। घर में सन्नाटा उतर आया। विभा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि सन्नाटा भी खर्च मांगता है। धैर्य का खर्च, हिम्मत का खर्च। पहले दिन उन्होंने बार बार फोन उठाया, फिर रख दिया। उन्हें डर था कहीं ज्यादा अपनापन फिर से किसी पर निर्भर न बना दे। लेकिन रात को जब खाना सामने रखा गया तो उन्होंने खुद को रोक नहीं पाई। फोन लगाया, खाना खा लिया। आवाज में वही पुरानी सास नहीं थी, एक घबराई हुई माँ थी। मनीषा ने हंसकर कहा, हाँ मां जी, आपने सिखाया है, खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विभा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से फोन रख दिया, जैसे कोई उन्हें रोते देख न ले। दूसरी ओर मनीषा की नई दुनिया शुरू हो चुकी थी। नया शहर, नई सड़कें, नए चेहरे। काम आसान नहीं था, ऑर्डर बड़े थे, समय कम था और मुकाबला कड़ा। कई बार रात भर जागना पड़ता। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं सही फैसला लेकर आई हूँ? लेकिन हर बार उसे विभा देवी की वह मुस्कान याद आती, जो विदाई के दिन आई थी, और वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती। धीरे धीरे मनीषा का काम पहचान बनाने लगा। उसके डिजाइनों में कुछ अलग था, दर्द की सच्चाई और उम्मीद की गर्मी। उधर घर में विभा देवी का आत्मसंघर्ष चल रहा था। अब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। वे चाहती तो हर चीज अपने हिसाब से चला सकती थी, लेकिन अब वही हिसाब उन्हें खाली लगने लगा था। एक दिन उन्होंने बाजार जाकर सब्जियां खरीदी, थोड़ा ज्यादा धनिया, थोड़ा ज्यादा दूध। घर लौटकर उन्हें खुद पर गुस्सा आया, इतनी फिजूल खर्ची। लेकिन फिर उन्होंने खुद को आईने में देखा और पहली बार उस चेहरे से नाराज नहीं हुई,
संजय ये बदलाव देख रहा था। वह कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन शुक्रिया करता। एक शाम उसने माँ से कहा, मनीषा ने आज अपना पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। विभा देवी चुप रहीं, फिर उठी, अलमारी खोली और एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें कुछ गहने थे, वे गहने जिन्हें उन्होंने बरसों तक आपातकाल के नाम पर संभाल कर रखा था। ये उसके लिए हैं, उन्होंने कहा, मेरी तरफ से, निवेश। संजय हैरान रह गया। ये वही औरत थी जो निवेश शब्द को सिर्फ बैंक तक सीमित रखती थी। उधर मनीषा जब कुछ दिनों बाद घर आई तो माहौल बदला हुआ था। रसोई में खुशबू थी, घर में बातचीत थी और विभा देवी की आंखों में इंतजार। थक गई होगी, विभा देवी ने कहा, पहले आराम कर ले। ये वाक्य छोटा था, लेकिन मनीषा के लिए पूरी दुनिया जितना बड़ा। रात को तीनों साथ बैठे, बिना डर, बिना हिसाब। विभा देवी ने पहली बार मनीषा से पूछा, तुम खुश हो? मनीषा ने जवाब दिया, अब हाँ। ये अब ही पूरी कहानी का सार था। लेकिन विभा देवी जानती थीं, उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आदतें बूढ़ी हो सकती हैं, पर आसानी से मरती नहीं। और यही अगला संघर्ष था, अपने भीतर की आखिरी कंजूसी को हराने का।